प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम हम इन दिनों तैयार कर रहे हैं। साहित्य इतिहास भी हम पढ़ रहे हैं, अन्य रचनाएं भी हम जो पाठ्यक्रम में रखी गई हैं उनको पढ़ रहे हैं। PDF आपको लगातार उस टेलीग्राम चैनल पर जा रही है जिसका नाम हिंदी विद प्रीतम सिंह है। आज हम एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा और काल विभाजन के हैं। तो इतिहास लेखन परंपरा और काल विभाजन, इन दोनों बिंदुओं पर हम कक्षा कर चुके हैं। कक्षा तो हम आदिकाल पर भी कर चुके हैं, 2 भागों में। ये वीडियोज YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं। स्कूल व्याख्याता के लिए एक अलग प्लेलिस्ट मौजूद है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए एक अलग प्लेलिस्ट मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये जो 2 बिंदु जिन पर हमने चर्चा कर ली है, उन बिंदुओं के प्रश्नों पर हम विचार करना शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको दोहराते हैं और अभ्यास करते हैं। तो देखना शुरू करिए। 84 वैष्णवन की वार्ता प्रसिद्ध पुस्तक है। 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन हैं? पहला प्रश्न है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? विकल्प है नाभादास, विट्ठलदास, गोकुलनाथ और ध्रुवदास। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भक्ति काल में एक प्रसिद्ध संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। जब हम भक्ति काव्य पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, पर वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। विशेष बात क्या है, वल्लभ संप्रदाय के जो महंत होते थे वो सन्यासी नहीं होते थे, गृहस्थ होते थे। तो वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु थे, गृहस्थ थे, उनके बच्चे हुए थे और बाद में पीठ उत्तराधिकार के रूप में आगे से आगे चली गई। तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो आचार्य वल्लभ के शिष्यों के विषय में है, वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के विषय में है। और 252 वैष्णवन की वार्ता उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्यों के विषय में है। और विट्ठलनाथ के जो पुत्र हैं गोकुलनाथ, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। असल में करती क्या है ये पुस्तकें? वल्लभ संप्रदाय के जो भक्त हैं, सूरदास तो खैर बहुत प्रसिद्ध हैं, पर वल्लभ संप्रदाय में जो दीक्षित भक्त हैं जिन्होंने वल्लभाचार्य से या विट्ठलनाथ से दीक्षा ली है, कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया है, उनके जीवन वृत्त के विषय में प्रकाश डालती हैं ये दोनों पुस्तकें। तो देखना शुरू करिए। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता हैं। भक्तमाल एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, मध्यकालीन कवि वृत्त संग्रहों में विभिन्न भक्त कवियों पर भक्तमाल में जो टिप्पणियां दी गई हैं उन पर भी हम एक अलग कक्षा करेंगे। असल में भक्तमाल इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि अलग कक्षा की उस पर आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा कि कक्षा उस पर अलग हो सके। भक्तमाल के रचयिता हैं तो विकल्प देखिए, नाभादास, प्रियादास, ध्रुवदास और कुंभनदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, ठीक उत्तर होगा नाभादास। यहां एक और बात स्मरणीय है कि नाभादास जो हैं वो राम भक्त कवि हैं। नाभादास स्वयं राम भक्त कवि हैं और भक्तमाल की जो टीका है वो प्रियादास जी ने लिखी है। तो दोनों बातों को हमको ध्यान में रखना है। भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, उस पर प्रियादास जी ने टीका लिखी है, और भक्तमाल के जो लेखक हैं नाभादास वो स्वयं राम भक्त कवि हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये जो ऊपर जिन पुस्तकों के हमने नाम लिए उनको इतिहास नहीं कह सकते, उनको आप कह सकते वृत्त संग्रह है। जीवन परिचय कराने वाली पुस्तकें हैं, वो इतिहास नहीं है क्योंकि कालानुक्रमिक नहीं है। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो विकल्प दिए गए हैं, इस्तवार दिल्ला, लित्रित्यूर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु और हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दल्ला, लित्रित्यूर हिंदुस्तानी। थोड़ी बातें स्मरण करते चलते हैं, यही अभ्यास का उद्देश्य भी है। लेखक हैं उसके गारसाद तासी,
गार्सा दे तासी ने लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, 1839 में और 1847 ईस्वी। तो गार्सा दे तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है जो फ्रेंच भाषा में है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न पीएससी बहुत पूछेगी। इस साल जो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती का प्रश्न पत्र होने वाला है वो तथ्यात्मक नहीं होकर अवधारणात्मक होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखना शुरू करिए। मिश्र बंधु विनोद के विषय में असत्य कथन छांटिए। जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप अपने ज्ञान का अधिकतम अनुप्रयोग करिए, बार बार पढ़िए, दोहराइए। 2 बार भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो समय का कोई नुकसान नहीं होगा, प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। पहला कथन। दूसरा कथन, मिश्र बंधु विनोद कालानुक्रमिक पद्धति से लिखा गया है। तीसरा कथन, मिश्र बंधु विनोद में 1000 कवियों का विवरण है। और चौथा कथन, मिश्र बंधु के नाम श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो मिश्र बंधु 3 हैं। और गलत कथन है तीसरा कथन, मिश्र बंधु विनोद में 1000 कवियों का विवरण है। असत्य कथन है, मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं से पहले लिखे गए सभी इतिहासों को वृत्त संग्रह कहा है। देखिए हमारा जो चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट पर एक ही कक्षा उस प्लेलिस्ट पर मौजूद है, शेष कक्षाएं अभी होनी है। आचार्य शुक्ल को पढ़ते हुए ये एक पीडीएफ मौजूद है। आचार्य शुक्ल आप लोग जानते हैं 1929 में किताब लिखी है, 2022 में हम हैं। लगभग 100 वर्षों से हिंदी साहित्य उस पुस्तक के आसपास ही घूम रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। शुक्ल जी ने जो अपनी भूमिका में लिखा है उस पर वो एक कक्षा वहाँ मौजूद है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, इसको विशेष रूप से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन निश्चित रूप से कोई कथन आपको परीक्षा में पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ठीक उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। ग्रियर्सन एक और भी कारण प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भारत का पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किया है। भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत का पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण किसने किया है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ठीक उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान। पहली बार काल विभाजन और नामकरण, हालांकि वो संज्ञा मात्र हैं, प्रवृत्तियों का परिचय नहीं है। काल विभाजन भी बहुत सम्यक नहीं है, पर प्रश्न है सबसे पहले किसने किया, सबसे पहला काल विभाजन और नामकरण किसने किया। विकल्प देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और गार्सा दे तासी। तो ठीक उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण किया। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास कालानुक्रमिक ढंग से लिखा हुआ इतिहास है। हालांकि काल विभाजन अधिक संगत नहीं है क्योंकि एक अध्याय का शीर्षक ही उन्होंने लगाया है तुलसीदास। यह अध्याय का शीर्षक उन्होंने लगाया है कि विक्टोरिया की छत्रछाया में हिंदुस्तान। इस तरह के अध्याय उन्होंने लगाए हैं। कुछ समय सीमा भी उन्होंने बांधने की कोशिश की है। तो काल विभाजन और नामकरण का प्रथम श्रेय डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाना चाहिए। अगली पुस्तक देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। परीक्षाओं के दौरान तो आपको अवकाश नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत परीक्षा के बाद में कुछ अध्ययन कर रहे हैं, नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो मूल पुस्तक को आवश्यक रूप से पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नए विचार देने वाली पुस्तक है। और विकल्प हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास।
उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पूरी तरह छोड़कर इतिहास लिखा जा सकता है, न उनको साथ लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है। पुस्तक का शीर्षक उन्होंने किया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है, सदैव इसे याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पुस्तक की लेखिका कौन है? नई पुस्तकों में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई है ये, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। लेखिका विकल्प में है प्रभा खेतान, चंद्रकांता, मन्नू भंडारी और सुमन राजे। तो ठीक उत्तर होगा सुमन राजे। हिंदी साहित्य का दूसरा आधा इतिहास स्त्रियों के योगदान के बारे में बताती है। असल में भारतीय साहित्य में महिला योगदान पर प्रकाश डालती है। मैंने मूल पुस्तक पढ़कर देखा है, ये थेरी गाथा से शुरू होती है पुस्तक। थेरी गाथा प्राकृत साहित्य में, पाली साहित्य में बौद्ध धर्म साहित्य का हिस्सा है। थेरी महिला सन्यासियों को कहते थे, उनकी बातचीत से शुरू होता है। पर बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सुमन राजे जी की, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। विशेष रूप से इस पुस्तक को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। पीएससी इस तरह प्रश्न बनाती है भाई, पीएससी इस तरह प्रश्न बनाती है। एक प्रश्न में आपको 2-3 बार टेस्ट करना वो चाहते हैं। तो असंगत युग्म छांटना है। पहला जो पुस्तक है उसके सामने लेखक हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लेखक लिखे हैं परमानंद श्रीवास्तव। हिंदी के मुसलमान कवि, लेखक दिए गए हैं गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी काव्यधारा, लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। साहित्य की झांकी, लेखक दिए गए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। इन सभी में असंगत है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, परमानंद श्रीवास्तव। असल में ये पुस्तक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। मैंने मूल पुस्तक को पढ़कर देखा है। आप लोग भी जब परीक्षाओं में ना हो तो इस पुस्तक को विशेष रूप से पढ़िए। साहित्य की अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाली पुस्तकों में से एक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। 4 पुस्तकें दी गई हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। तो पुस्तक हिंदी साहित्य का विकास, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं हैं। देखना शुरू करिए आगे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने भागों में है? कितने भागों में है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास? 16, 17, 18, 19। ठीक उत्तर होगा 16। देखिए, इस पर थोड़ा विचार करना बनता है। मैंने आप लोगों को जो पुस्तक बताई है प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर, पीडीएफ जो मैं भेज रहा हूँ, कक्षाएं जो मैं कर रहा हूँ, उनको तो पढ़ना ही है। आप थोड़ा तीव्र गति से पढ़िए प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की पुस्तक। मेरे पास उसका पुराना एडिशन था और एक अशुद्धि उस पुस्तक में ये मौजूद है कि एक जगह नागरिक प्रचारणी सभा के बृहत इतिहास की संख्या 16, दूसरी जगह 18 बताई गई है, जो कि गलत है। ठीक होगा 16। ठीक होगा 16। देखिए, जब भी मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा आप लोगों को पढ़ाई है तो ये बताया है कि ये 16 भागों में है। दूसरी बात कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जानते हैं, हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत, वहाँ इन 16 भागों की सूची उपलब्ध है। 16 भागों की लेखकों के नामों के साथ सूची उपलब्ध है। आप लोगों को मैंने तब भी कहा था, दोहरा रहा हूं कि उन 16 नामों की सूची को उतारिए, ठीक प्रकार से याद करिए। भागों के नाम पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, उसके प्रथम भाग का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका, उसके भाग का नाम है। विशेष रूप से इसे तैयार करिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी वीर काव्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया जी। हिंदी वीर काव्य, इस पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया जी। बच्चन सिंह, श्री टीकम सिंह तोमर,
और डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी वीर काव्य इस पुस्तक के लेखक हैं टीकम सिंह तोमर। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। हिंदी वीर काव्य पुस्तक के लेखक हैं टीकम सिंह तोमर। और अगला प्रश्न देखिएगा, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? तो ठीक उत्तर होगा 5 कालखंडों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। बहुत प्रसिद्ध कथन है भैया, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। देखिए, जहां मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ाया है, वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, वहां अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी के परस्पर संबंधों पर बातचीत की है। विद्यार्थी इस तरह के बिंदुओं को कतरा कर निकलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में एक प्रश्न इसमें से आता है, प्राय वो प्रश्न कथन के रूप में होता है। तो उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये कथन किसका है? देखना शुरू करिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ऑप्शन में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में है और श्याम सुंदर दास जी ऑप्शन में है। ठीक उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। प्रश्न दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, किस ढंग से, कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के प्रथम कवि हैं, हिंदी भाषा के प्रथम कवि हैं, इस पर हमने जहां हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया उस पर बात की है। कौन विद्वान किसे मानता है और सर्वसम्मत राय क्या है? तो विकल्प देखिए, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा और शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। सरहपा सिद्ध संप्रदाय के कवि हैं और हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्रसंगवश सिद्धों की संख्या 84 है और उनकी साधना थोड़ी वाम मार्गी थी, पंचमकार का उनमें प्रचलन था। हिंदी भाषा के प्रथम कवि सिद्ध संप्रदाय के कवि सरहपा हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक श्रावकाचार। देखिए, सूचना भी इस प्रश्न में ही आपको दे दी है कि हिंदी की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है। प्रथम कवि सरहपा जरूर हैं, उनकी कोई पुस्तक हमको प्राप्त नहीं हुई है, दोहा कोश संपादित है। तो हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई। उसके रचयिता कौन है? विकल्प है स्वयंभू, सरहपाद, आचार्य हेमचंद्र और आचार्य देवसेन। ठीक उत्तर होगा आचार्य देवसेन, जैन आचार्य हैं। श्रावकाचार पुस्तक में श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावक जैन धर्म को मानने वाले गृहस्थों को कहते हैं, ये अलग से कोई धर्म नहीं है, समझ रहे हैं? श्रावक धर्म का अर्थ है गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए। 250 दोहों में ये लिखी गई पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है क्योंकि हिंदी की प्रथम पुस्तक है। आचार्य देवसेन ने अपभ्रंश में भी लिखा है, पर उनकी हिंदी की पुस्तक श्रावकाचार हिंदी की प्रथम पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या है? जहां मैंने वो कक्षा की है आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, वहां इस बिंदु पर प्रकाश डाला है, समझाया है। पीडीएफ आपके पास मौजूद है, उसको ठीक से पढ़िए, उस क्लास को देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की भूमिका के बारे में समझ बनाइए। सबसे पहले निबंध का आविर्भाव प्रधान साहित्यिक घटना है, दूसरा विकल्प उपन्यास का आविर्भाव, तीसरा गद्य का आविर्भाव और चौथा है कहानी का आविर्भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आप जानते हैं कि दोहरा नामकरण किया है, दोहरा नामकरण किया है उन्होंने, दोहरा नामकरण किया है उन्होंने। ऐसा लिखा है आदिकाल गद्यकाल, नहीं, उन्होंने लिखा है आधुनिक काल, आधुनिक काल गद्यकाल।
ऐसा लिखा है आधुनिक काल, गद्य काल। उन्होंने कहा आधुनिक काल को मैं गद्य काल नाम देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इससे पहले जो भक्ति काल है, रीति काल है या आदि काल है, वहां गद्य ना के बराबर मौजूद है। मौजूद नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, गद्य है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। और अगला प्रश्न देखिए, ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? विकल्प हैं वियोगी हरि जी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या श्री राम नरेश त्रिपाठी। ठीक उत्तर है वियोगी हरि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इन 3 पुस्तकों की मैंने सहायता ली है। उनमें से एक पुस्तक ये है ब्रज माधुरी सार, लेखक है वियोगी हरि। प्रसंगवश बता दे रहा हूं, वियोगी हरि जी विनय पत्रिका के संपादक भी हैं। तुलसी की जो एक रचना है विनय पत्रिका, उसके एक पाठ का संपादन श्री वियोगी हरि जी ने किया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, टीकम सिंह तोमर, महेश दत्त शुक्ल या राम कुमार वर्मा। ठीक उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि संत काव्य, प्रेम काव्य, ऐसे शब्दों का जो चलन है वो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के पश्चात ही शुरू हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्तिधारा, इतना बड़ा नाम उसकी जगह एकदम छोटा नाम दिया संत काव्यधारा, और निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा की जगह छोटा नाम दिया प्रेम काव्यधारा। ये दोनों नाम बहुत स्वीकृत हुए, बहुत प्रचलित हुए, इसलिए ये पुस्तक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, निम्नलिखित चारों में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो विकल्प है श्याम बिहारी मिश्र, मिश्र बंधुओं में से एक हैं, आप लोग जानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। आप लोग जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र प्रख्यात विद्वान हैं। डॉक्टर नगेंद्र की जो पीएचडी की थीसिस है, मूल पढ़ी है मैंने, रीति काव्य की भूमिका महाकवि देव और उनका काव्य। रीति काव्य की भूमिका महाकवि देव और उनका काव्य, ये उनकी डीलिट का शोध प्रबंध है, असल में डीलिट का उनका शोध प्रबंध है। और डॉक्टर नगेंद्र जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी है उसका नाम है अर्धकथा। देखिए, अर्धकथानक तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा है ही, बनारसी दास जैन ने लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो अर्धकथा के नाम से लिखी है। उसमें मैं पढ़ा हूं कि नगेंद्र जी ने ऐसा लिखा है कि जब मैं डिलीट कर रहा था तो मिश्र बंधु उस शोध प्रबंध के एग्जामिनर थे। मिश्र बंधु एग्जामिनर थे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, प्रसिद्ध विद्वान उस समय के। ये वो 3 भाई हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं किया है। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है वो कितनी पुस्तकों के आधार पर नाम दिया है? आप लोग जानते हैं 12 पुस्तकों के नाम पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। 8 जो पुस्तकें हैं वो देश भाषा काव्य, 8 पुस्तकों को उन्होंने कहा है देश भाषा काव्य की पुस्तकें हैं, और साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं, तो साहित्यिक पुस्तकों में कौन सी एक पुस्तक शामिल नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकों में किसको शामिल नहीं किया है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुम्मान रासो और कीर्तिलता, ये 4 विकल्प हैं। तो खुम्मान रासो को उन्होंने शामिल नहीं किया है। साहित्यिक पुस्तकों के 4 नाम इस प्रकार हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति पताका और कीर्तिलता। इन 4 पुस्तकों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें, शेष 8 पुस्तकों को देश भाषा पुस्तकें, ऐसे उन्होंने 12 पुस्तकों के नाम पर वीरगाथा काल नाम रखा। और ये इनका ठीक उत्तर
आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि ये जो कक्षा मैं कर चुका हूँ, तो ये जो PDF जिस पर कक्षा हुई है ये आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप इसको ठीक से अभ्यास कर सकें, याद कर सकें, इस निमित्त आपको भेजी जा रही है। आपको बहुत धन्यवाद।